दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ कि हसीना वाजिद को एकदम से प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़कर फरार होना पड़ा। ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि बांग्लादेश के अंदर कर्फ्यू नाफिज करना पड़ गया और आर्मी ने टेक ओवर कर लिया। बांग्लादेश स्टूडेंट्स किस बात पर इस कदर इश्तियाल में आ गए हैं कि वो हसीना वाजिद को अपना प्राइम मिनिस्टर मानने से ही इनकार कर रहे हैं। दोस्तों आखिरकार क्यों बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने हसीना वाजिद की रिहाइश पर अटैक कर दिया, ये सब हकीकत जानने के लिए जुड़े रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक। दोस्तों इस कहानी का आगाज़ 5 जुलाई 2024 को हुआ जब बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर के अंदर ये लिखा था कि बांग्लादेश के अंदर कोटा सिस्टम को सरकारी नौकरियों के लिए वापस से बहाल कर दिया जाए। दोस्तों ये खबर को सुनते ही बांग्लादेश के स्टूडेंट्स तैश में आ गए और उन्होंने अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट करने का सिर्फ यही मकसद था कि इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वापस ले ले और कोटा सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। मगर दोस्तों अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि बांग्लादेश के स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हसीना वाजिद के अगेंस्ट किस तरह शुरू हो गया। दोस्तों बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद ने कोटा सिस्टम के इस रूल के पास होने में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। दोस्तों उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये कोटा सिस्टम का रूल बिल्कुल ठीक है। ये बात सुनने के बाद बांग्लादेश के स्टूडेंट्स इश्तियाल में आ गए और वो सब स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कोटा सिस्टम के खिलाफ, वो सब अब हसीना वाजिद के भी खिलाफ हो चुके थे। दोस्तों अब यहाँ पर एक सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा कि आखिरकार ये कोटा सिस्टम का मतलब क्या है। कोटा सिस्टम को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पिछले वक्त में जाना होगा। 1947 को जब पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुए तो उस वक्त पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। दोस्तों ईस्ट पाकिस्तान जो कि इस वक्त मौजूदा बांग्लादेश है, वो लोग वेस्ट पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करना चाहते थे और इस आज़ादी हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी एक फोर्स बनाई। दोस्तों उस फोर्स का नाम फ्रीडम फोर्स रखा गया। दोस्तों इस फोर्स के अंदर वो लोग शामिल थे जो कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद करवाना चाहते थे और दोस्तों दूसरी तरफ वो लोग थे जो कि चाहते थे कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान जुदा ना हो बल्कि एक ही रहे। दोस्तों उन लोगों को रज़ाकार्स कहा जाता था। दोस्तों और फिर 1971 की जंग हुई जिसके अंदर से फ्रीडम फोर्स ने भरपूर जंग लड़ी और वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करवा लिया और फिर अपने इस वतन का नाम इन्होंने बांग्लादेश रखा। दोस्तों बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद उनके प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान बने और दोस्तों क्योंकि बांग्लादेश फ्रीडम फाइटर्स की वजह से ही आज़ाद हुआ था, शेख मुजीबुर रहमान ने एक तोहफा दिया जिसके अंदर उन्होंने एक रूल पास किया कि बांग्लादेश सिविल सर्विसेज के अंदर 30% हिस्सा फ्रीडम फाइटर्स को दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ तक तो बांग्लादेश की आवाम को इस कोटा सिस्टम से कोई भी एतराज़ नहीं था। मगर दोस्तों 1997 के अंदर जब फ्रीडम फाइटर्स की तादाद कम होने लगी तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया 1997 के अंदर। दोस्तों वो रूल ये था कि फ्रीडम फाइटर्स की आने वाली औलादों को भी बांग्लादेश सिविल सर्विसेज के अंदर हिस्सा दिया जाएगा। दोस्तों उसके बाद 2010 के अंदर इस बात का ऐलान कर दिया गया कि फ्रीडम फाइटर्स के पोते पोतियों को भी बांग्लादेश सिविल सर्विसेज के अंदर 30% कोटा सिस्टम की बेस पर नौकरियां दी जाएंगी। दोस्तों बांग्लादेश के स्टूडेंट्स उस वक्त भी इस रूल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नाखुश थे क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेहनत करते और मेरिट के मुताबिक नंबर लेते उनकी सीटें भी ज़ाया हो जाती और उनकी सीटें फ्रीडम फाइटर्स की औलादों को दे दी जाती क्योंकि कोटा सिर्फ 45% था आम आवाम के लिए, बाकी 30% का कोटा फ्रीडम फाइटर्स के लिए ही था। दोस्तों फ्रीडम फाइटर्स की औलादों को बिना कुछ करे सरकारी नौकरियां मुफ्त में मिल जाया करती थी। इस वजह से फिर उस वक्त भी बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की और दोस्तों उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर भी हसीना वाजिद ही थी और उन्होंने इस रूल को ख़त्म कर दिया 2018 के अंदर। मगर दोस्तों फिर 5 जुलाई 2024 के अंदर इस रूल को वापस से अप्लाई कर दिया गया है। मगर 2024 के अंदर जब स्टूडेंट्स ने बेइंतहा प्रोटेस्ट किए तो हसीना वाजिद ने उन प्रोटेस्ट की मुखालफत की और ये कहा कि फ्रीडम फाइटर्स को ये कोटा मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों जब हसीना वाजिद की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स आई तो स्टूडेंट्स ने मुल्क के अंदर धरने देना शुरू कर दिए और नुकसान तोड़फोड़ शुरू कर दी। दोस्तों जिसके ऊपर हसीना वाजिद ने बांग्लादेश की आर्मी और पुलिस को स्टूडेंट्स के इन प्रोटेस्ट को खत्म करने का हुक्म दे दिया। दोस्तों आर्मी और पुलिस ने स्टूडेंट्स पर तशद्दुद किया और उनके इन प्रोटेस्ट को खत्म करवाने की कोशिश की। दोस्तों मगर स्टूडेंट्स नहीं हटे और दोस्तों इस रूल की खातिर बांग्लादेश के 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स की डेथ हो गई पुलिस के और स्टूडेंट्स के मुकाबले के दरमियान। दोस्तों अब ये कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से अवाम हसीना वाजिद के सख्त खिलाफ हो चुकी थी। दोस्तों अवाम के अंदर हसीना वाजिद के लिए इस कदर नफरत बढ़ चुकी थी कि अवाम हसीना वाजिद की रिहाइशगाह पर पहुंच गई और स्टूडेंट्स हसीना वाजिद के खून के प्यासे हो चुके थे।
दोस्तों जब हसीना वाजिद ने अपने घर के अंदर से बाहर की सिचुएशन देखी कि लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा हो चुके हैं, हसीना वाजिद ने देखा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। इसलिए हसीना वाजिद अपनी रहाइश का यानी प्रेसिडेंट हाउस से फरार हो गई और दोस्तों फरार होकर वो भारत चली गई। और दोस्तों ये प्रोटेस्ट बहुत ही ज्यादा अरसे से चल रहा था, जिसकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था दोस्तों। इस वजह से बांग्लादेश पर कर्फ्यू नाफिज हो गया और आर्मी ने ओवरटेक कर लिया पूरी कंट्री को। दोस्तों इस वक्त बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल तो यह है कि वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है और आर्मी ही उनकी कंट्री चला रही है। दोस्तों ये थी वीडियो बांग्लादेश की सिचुएशन पर और हसीना वाजिद ने क्यों रिजाइन किया स्टोरी पर। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।